वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग देखने वाले हैं इंडिया का ऐसा मिस्ट्री जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाया है। क्या लगता है इसमें कैसा मिस्ट्री रहेगा? हम लोग को देखने के लिए मिलेगा ना? आपको मालूम है ना, मुझे मालूम है। चलिए एक साथ देखते हैं यह मिस्ट्री। गाइस ये देख सकते हैं जो हॉरर नाइट हिंदी है, इसका वीडियो है। हम इस पे देखने वाले हैं जो है क्रीपी अनसॉल्व मिस्ट्री ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं कैसा हम लोग को एक ऐसा मिस्ट्री देखने के लिए मिलेगा। मिस्ट्री नहीं, मिस्ट्री जो भी है। क्या लगता है कैसा हो सकता है इसका? आगे इसको वीडियो को मैं जैसे लाइक किया हूँ, आप लोग भी लाइक कर दीजिएंगे मेरे वीडियो को। लेट्स स्टार्ट वीडियो बाय HN शॉर्ट फॉर्म। सर एक मिनट स्टार्ट करने से एक बस अब देख लेते हैं क्वालिटी सब फुल में है कि नहीं है। 180p तो है, इससे बेसी हो सकता है नहीं हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। This is about the incident where a unidentified flying object was reported. It was sighted, and Indian Air Force activated their air defense network, and Rafale aircraft was sent to investigate to see if anything unwanted is flying in that area. कुछ ऐसा है जो यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। जब भी किसी यूएफओ या फिर किसी एलियन एयरक्राफ्ट, मजाक नहीं कर रहा, ये यूएफओ वाला जो वर्ड है मजाक नहीं कर रहा, ये बहुत आगे से ना सुन रहा है कि यूएफओ होता है, एलियन आता है बाहर से, गोल तरह सा एक एयरशिप रहता है। भाई मजाक नहीं कर रहा, मेरे ख्याल से 80s 90s 70s का बात तब से स्टार्ट है बात, इससे और आगे से हो सकता है। आइए देखते हैं क्या चीज ऐसा मिस्ट्री जो यूएफओ का बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले सिर्फ एक ही कंट्री का नाम आता है, अमेरिका। सालों से ही अमेरिका में लोग यूएफओ साइटिंग्स करते आ रहे हैं। कई सारे रियल 91 करके ऐसे कुछ लोग इंटरनेट पे भी अपलोड करते आ रहे हैं। बट मेरे दिमाग में हमेशा से सिर्फ एक ही सवाल आया है कि क्या ये सब चीजें सिर्फ अमेरिका में ही होती है या फिर हमारे इंडिया में भी ऐसी केसेस होती है, पर ज्यादा लोग उस बारे में बात नहीं करते। इंडिया में हुआ आज तक हमको तो नहीं मालूम, ना सुने हम लोग। नवंबर 2023 हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मणिपुर की। मणिपुर के कैपिटल सिटी इंफाल में मौजूद, भाई मणिपुर में अभी तो क्या चल रहा है भगवान जाने, वीर तिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उस दिन एक अजीब सी चीज होती है जिस वजह से एयरपोर्ट में ऑलमोस्ट 3 hours and 20 minutes तक सारे फ्लाइट एंड एरियल ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया गया था। 3 फ्लाइट्स जो कि डिपार्चर के लिए रेडी थे उनको डिले कर दिया गया। 2 फ्लाइट्स जो कि गुवाहाटी और कोलकाता से उस एयरपोर्ट के तरफ जा रहे थे उनको इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस दे करके डाइवर्ट कर दिया गया। पर आखिर उस दिन इंफाल एयरपोर्ट में ऐसा क्या हो गया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इतनी बड़ी डिसीजंस लेनी पड़ी? भाई क्या हो गया भाई ऐसा? क्या इतना कुछ unidentified flying object near Manipur airport in India? Where exactly? Near the Veer Tikendrajit International Airport in the northeastern state of Manipur. The mysterious object was seen for at least an hour and a half ago. 1.5 घंटा इसको दिख रहा है। क्या बात कर रहे हो भाई? उस दिन इंफाल के एयरपोर्ट में 2:20 PM के अराउंड एयर ट्रैफिक कंट्रोल स्टाफ को एक कॉल आता है फ्रॉम द CISF, और इस कॉल पे वो लोग एयरपोर्ट ऑफिशियल्स को ये इन्फॉर्म करते हैं कि एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के जस्ट ऊपर एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट काफी समय से स्लोली मूव कर रही है और वहीं पे हॉवर। बस हमको ये जानना है कि जो लोगों को जो एयरपोर्ट के जो लोग डायरेक्शन बताता है कि कितना ऊंचाई में उड़ सकते हैं, मेरे ख्याल ये लोग कितना हाइट तक ये लोग डिटेक्ट कर सकता है कि फ्लाइट है। भाई मान लो कि 10,000 फीट तक वो डिटेक्ट कर सकता है हाइट पे। 11,000 फीट होगा तब मेरे ख्याल से लोगों को नहीं मालूम चल सकता यूएफओ है, ऑफकोर्स नहीं मालूम चलेगा। जब तक इन लोगों का रेंज में नहीं है तब तक तो मालूम चलने से रहा, अब रेंज में आएगा तभी मालूम रहेगा। अब देखते हैं इसमें सच में यूरोप था कि किसी और था, ये तो देखने के बाद ही मालूम चल पाएगा। रही है एंड ये कोई फेक या कोई प्रैंक कॉल नहीं था। वहां पे सही में एक यूएफओ मौजूद था। वो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एक डिस्क शेप्ड या फिर एक बलून शेप्ड ऑब्जेक्ट थी जो कि व्हाइट कलर की थी, और ये ऑब्जेक्ट वहां पे 2:20 PM के अराउंड स्पॉट होती है। जैसे ही ये यूएफओ वहां पे स्पॉट होता है, इट वाज एन इमीडिएट कंसर्न ऑफ सेफ्टी एंड तभी सारे फ्लाइट ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया जाता है, उनको पॉज कर दिया जाता है। पायलट्स,
एयरपोर्ट के स्टाफ एंड इवन लोकल पब्लिक भी ग्राउंड से उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को स्पॉट कर पा रहे थे जो कि हवा में हॉवर कर रही थी। एज सुन एज इंडियन एयरफोर्स को इस बारे में पता चला, इंडियन एयरफोर्स ने तुरंत ही रिस्पॉन्ड किया। वेस्ट बंगाल के हाशिमारा एयरबेस से 2 राफेल फाइटर जेट्स को तुरंत ही रवाना किया गया उस एरिया में जाकर के इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इन फाइटर जेट्स में काफी एडवांस स्कैनिंग टेक्निक थी, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड कमांडोज इसको चला रहे थे, बट फिर भी दे कंप्लीटली फेल्ड टू लोकेट दैट ऑब्जेक्ट व्हिच वाज क्वाइट स्ट्रेंज। तो इंडियन एयरफोर्स ने सेफ्टी के लिए अपना एयर डिफेंस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म एक्टिवेट कर दिया। इवन जब उस एरिया में थोड़ा अंधेरा होने लगा तो लोग एक अजीब चीज नोटिस करने लगे। द यूएफओ स्टार्टेड इमिटिंग लाइट एंड इट वाज ग्लोइंग। वो यूएफओ वहां पे 2:20 पीएम से लेकर के 4:05 पीएम तक उड़ रहा। भाई मतलब कैसे मानो कि यूरोप है, हो सकता है कुछ स्टार है, तुमको भी डाउट हो रहा है। मेरे ख्याल से हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। सिर्फ एक लाइट जल रहा है इसके ऊपर, मतलब हो सकता है कोई स्टार है जो आपका अर्थ का नजदीक से होते हुए कहीं गुजर सकता है। ये सब ऑलरेडी रहेगा तो मेरे ख्याल साइंटिस्ट लोगों को ऑलरेडी मालूम जा सकता है। मेरे ख्याल से ये भी नहीं हो सकता, पूरा देखने के बाद ही मालूम चल पाएगा। बट फिर इसमें यूएफओ है कि क्या है। आफ्टर 4:05 पीएम वो यूएफओ काफी मिस्टीरियसली वहां से वैनिश कर जाती है इनटू थिन एयर। इट जस्ट मिस्टीरियसली डिसअपीयर्स। अब मैं तुम्हें इस पूरे केस की सबसे क्रीपी आउटकम बताता हूँ। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन और इंडियन एयरफोर्स, ये दोनों लोग जॉइंटली काम करते हैं इस केस के ऊपर एंड अपना इन्वेस्टिगेशन करते हैं। बट आगे चल करके ये लोग कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज नहीं करते। उस यूएफओ के बारे में कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन कभी रिलीज ही नहीं होता। दिस वाज रियली, हो सकता है रियल बोल के नहीं किया गया हो। ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज नहीं होता तो सिर्फ कुछ थियरीज ही बाहर आती हैं, और थियरीज का ये कहना था कि शायद वो कोई चाइनीज स्पाई बलून था या फिर कोई मिस्ट्री ड्रोन था। बट अगर सही में ऐसा होता तो वो राफेल जेट्स उनको काफी इजीली स्पॉट करके डिस्ट्रॉय कर देते। ये भी बात है। अकॉर्डिंग टू मी दिस थियरी कैन नॉट बी ट्रू। फाइनली आफ्टर 3 hours and 20 minutes जब सारे सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस खत्म होते हैं, सारे फ्लाइट ऑपरेशंस को रिज्यूम किया जाता है। तो आखिर वो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो उस दिन इम्फाल एयरपोर्ट में स्पॉट हुई थी वो एक्चुअली में था क्या? क्या वो कोई एलियन एयरक्राफ्ट था जो आउटर स्पेस से आया था, या फिर इट वाज समथिंग एल्स जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है? Till date, the case of this UFO sighting still remains as a creepy, unsolved mystery of India. What happens when we die? बस उसको ये जानना है। कुछ सच में नहीं मालूम चला है कि आप लोग कुछ मालूम है इसके बारे में, तो आप लोग कौन बताएंगे जरूर। कुछ अनदर चीज जहाँ मतलब इसको नहीं मालूम है, ऐसे कुछ आप लोगों को मालूम है तो कमेंट में बताएंगे जरूर। That girl who claim he see the क्या चीज़ है भाई? Mysterious footprint। भाई कौन सा फुटप्रिंट मिल गया मिस्टीरियस? Darkness, style। भाई मजाक नहीं कर रहा। ये वाला पिक्चर मेरा ख्याल से कुछ साल हुआ कि ये पिक्चर बहुत चला था। ये वाला जो दिखाया एलियन बोल के, ये रियल एलियन है छोटा है, ये पिक्चर बहुत चला था। इंस्टाग्राम से लेके यूट्यूब से लेके बहुत चल रहा था ये। Why don't we all listen to what it sounded like? अनसॉल्व मिस्ट्री क्या भाई? हाँ? उत्तराखंड के हिमालयन माउंटेन रेंजेस के बीच जमीन से ऑलमोस्ट 16,500 फीट ऊपर मौजूद है एक मिस्टीरियस लेक कॉल्ड एज द रूपकुंड। और इस रूपकुंड को द लेक ऑफ स्केलेटन्स भी कहा जाता है। फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर पूरा पानी जमा हुआ होता है, बट फिर साल के कुछ चंद महीनों के लिए जब रूपकुंड का ये पानी पिघलता है तो इस लेक के अंदर छुपे हुए कुछ राज और कुछ सीक्रेट्स बाहर आ जाते हैं। जब ये बर्फ मेल्ट होती है तो रूपकुंड के किनारे चारों तरफ और इसके पानी के अंदर hundreds of human skeletons and bones को देख। मजाक नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से एक बॉडी को स्केलेटन बनने के लिए मैक्सिमम 6 महीने को ऊपर लगता रहेगा शायद से, तो ये इतना ऊपर लगता ही है। जब इतना जन मरा है तो थोड़ी भाई एक ही वक्त में एक साथ इंसान इतना मरा है कि इतना स्केलेटन हो सकता है। वो स्केलेटन आया कहाँ से? हो सकता है जो क्लाइम कर रहा है लोग डूब के मरा हो, कभी भी करके मर गया हो। तभी इतना ज्यादा स्केलेटन कैसे हो सकता है ये तो पता नहीं। जा सकता है काफी बड़ी संख्या में ह्यूमन स्कल्स, ब्रोकन बोन्स एंड अदर स्केलेटल रिमेन्स को यहाँ पे अब जैसे फेंका हो सकता है, कोई इसको इंसान को खा का फेंका हो,
एक थ्योरी ये भी हो सकता है, जैसे बिग फुट करके एक क्रिएचर है, मतलब हाइट में बड़ा रहता है, ठंडा जगह में रहता है। अब ये तो नहीं मालूम हमको, अभी आगे देखते हैं, चारों मालूम चल तरफ जाएगा फिर। फैले हुए देखा जा सकता है। पर इस चीज को एक्सप्लेन कर पाना काफी डिफिकल्ट है कि जमीन से 16,000 फीट ऊपर बर्फीले पहाड़ों के बीच इतने सारे ह्यूमन स्केलेटन्स आखिर आए ये कहां तो से। बात है भाई, कैसे हो सकता है? 1942 में ब्रिटिश रूल के अंडर हरिकिशन माधवाल नाम के एक फॉरेस्ट रेंजर ने सबसे पहले इन स्केलेटन्स को डिस्कवर करा था। एट फर्स्ट लोग कहने लगे कि कहीं कोई मास सुसाइड या फिर कोई रिचुअल सैक्रिफाइस का तो केस नहीं है, या फिर कहीं पहाड़ों के ऊपर कोई मिस्टीरियस सा क्रिएचर, कोई माइथोलॉजिकल क्रिएचर, कोई राक्षस तो नहीं रहता जो इन सभी इंसानों का शिकार करके उनको यहाँ पे मार के फेंक देता है। भाई भाई मजाक नहीं कर रहा, इतना स्केलेटन जितना दिखा रहा है, ऐसे देखा जाए तो मेरे ख्याल से आराम से 500-600, क्या मतलब 100 के ऊपर आराम से हो सकता है स्केलेटन, जितना जैसे बोला गया लेक ऑफ स्केलेटन। तो सिर्फ कहानियां थी और थियरीज थी, बट फिर उसके बाद आगे चल करके रूपकुंड में मिले इन सभी स्केलेटन्स के ऊपर एक्चुअली में काफी ज्यादा रिसर्च किया गया। पर अनएक्सपेक्टेडली इन रिसर्च और स्टडीज ने रूपकुंड के इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के बजाय इसको और भी ज्यादा अनएक्सप्लेनेबल, बस उनको इतना जानना है ये स्केलेटन कितना साल पुराना है। पता चला कि यहाँ पे 300 से भी ज्यादा लोगों के स्केलेटन्स हैं ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन। हम क्या बोला, जैसे बोला कि लेक ऑफ स्केलेटन हो सकता है कि 300, 400, 500, मैं लगभग इतने ही पे था। ऑफ डिफरेंट एजेस। इन 300 स्केलेटन्स में से 38 स्पेसिफिक स्केलेटन्स को चूज किया गया एंड उन पे रिसर्च करी गई। पता चला कि उनमें से 23 इंडिविजुअल्स ऐसे थे जो साउथ एशियन एंसेस्ट्री से बिलोंग करते थे एंड उनके बोन्स 8th सेंचुरी के थे, यानी कि ये स्केलेटन्स आज से 1200 साल पुराने हैं। पर उन स्केलेटन्स में से भाई 1200 साल पुराना, हम क्या बोला, सब हमको जानना ही कब से पड़ा भाई, मजाक नहीं कर रहा। 1200 साल भाई, पहले क्या हुआ है कि इतना इंसान है इधर मरा हुआ। अभी एक तो है 18th सेंचुरी का, मतलब मेरे ख्याल से जस्ट इंडिविजुअल ऐसा था जो वही साउथ एशियन एंसेस्ट्री से तो बिलोंग करता था, बट उसका स्केलेटन 18th सेंचुरी का था, यानी कि आज से 300-400 साल पुराना स्केलेटन था। और बाकी के बचे जो 14 इंडिविजुअल्स थे वो स्केलेटन्स भी 18th सेंचुरी के ही थे, साउथ एशिया के नहीं थे, बल्कि वो मेडिटेरेनियन के थे, यानी कि आज के टाइम पे जो ग्रीस और क्रीट है वहां के लोग थे। स्टडीज से बेसिकली ये क्लियर तो हो गया था कि ये सभी स्केलेटन्स किसी एक रीजन के लोगों के नहीं थे, ना ही इन सभी लोगों की डेथ किसी बस इतना बोलना चाहूंगा आप लोगों को। बारिश का आवाज आ रहा है, इसके लिए मैं सॉरी कि इधर हो चुका है बारिश बहुत तेज स्टार्ट, इसलिए थोड़ा बहुत आवाज आ सकता है बारिश का, इसके लिए माफ कर दीजिएगा और आगे देखते हैं। एक टाइम पीरियड में हुई थी। इन लोगों के डेथ के बीच में बहुत बड़ा टाइम गैप था, 1200 साल का गैप था, और ये सभी लोग अलग अलग रीजन से भी थे। तो आखिर इन सभी लोगों की मौत हुई कैसे, और इन सभी लोगों का स्केलेटन यहाँ पे कैसे मिला, रूपकुंड में ही क्यों इन सभी नहीं मालूम भाई, कैसे मिला, किस तरह आया, कहां से आया। वेल आई थिंक ये कोई को नहीं मालूम, आज के टाइम पे भी अनसॉल्व्ड ही है। क्यों भाई अनसॉल्व भाई, आज तक नहीं मालूम चल पाया क्या कहां से आया, किस तरह आया, क्या चल रहा है भाई। क्या तुम्हें पता है कि वेस्ट बंगाल में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसको कि पास्ट में पूरे 42 इयर्स के लिए अबैंडन छोड़ दिया गया था, और इस रेलवे स्टेशन को इस तरह से अबैंडन छोड़ने के पीछे एक बहुत ही डरावनी कहानी थी। मैं बात कर रहा हूँ बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन की, जो कि वेस्ट बंगाल का एक फुल्ली फंक्शनल, भाई मजाक नहीं कर रहा है, यहाँ से कोई रहता है कृपया कर कमेंट कर सकते हैं इधर क्या ऐसा हुआ है कि इस स्टेशन को पूरा अबैंडन कर चुका है। कोई रहता रहेगा तो बताएंगे जरूर, आगे देखते हैं। रेलवे स्टेशन था, पर कुछ मिस्टीरियस रीजंस के वजह से इस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया था। वैसे तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि सिर्फ टेक्निकल इश्यूज हैं, बट एक्चुअली में इस रेलवे स्टेशन को इस तरह से अबैंडन छोड़ने के पीछे एक बहुत ही डरावनी कहानी छुपी हुई थी। 1967 की बात है, जब इस स्टेशन के एक स्टेशन मास्टर ने ये क्लेम करा कि उन्होंने एक दिन रात के समय में इस स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे एक व्हाइट ड्रेस में औरत को देखा जो कि बहुत क्रीपी थी। वो औरत स्टेशन से गुजर रहे एक ट्रेन से भी ज्यादा। भाई जो तुम बोले जरा अबैंडन स्टेशन, भाई ऐसे देखा जाए बहुत से स्टेशन है जहाँ बोला गया कि गोश्त को है, जैसे कोई लड़की ट्रेन से आने से मर जाती है, कोई कूद जाता है, कोई बॉयफ्रेंड ऊपर जाता मर जाती है। मेरे ख्याल से जो कहानी बताने जा रहा है मैं सुना हूँ, शायद से नहीं भी सुना हो सकता हूँ, आगे मालूम चल जाएगा। भी
तेजी से भाग रही थी एंड भागते भागते वो ट्रेन के नीचे आ गई। ये इंसिडेंट अपने आप में ही बहुत क्रीपी था, बट सून आफ्टर दिस इंसिडेंट उस स्टेशन मास्टर की डेथ हो जाती है अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। फिर आगे चल करके कुछ और भी ऐसे रेलवे स्टाफ थे जिन लोगों ने उस रेलवे स्टेशन पे उसी व्हाइट ड्रेस वाले औरत को देखा, जिस वजह से उन लोगों की भी काफी मिस्टीरियस डेथ हो जाती है। जब ये कहानियां फैलने लगी तो विलेजर्स ने ये क्लेम किया कि शायद वो एक हॉन्टेड स्टेशन है, एक व्हाइट ड्रेस में औरत की आत्मा है जो उस स्टेशन को हॉन्ट करती है, और जो भी उस आत्मा को देख लेता है उस पे एक श्राप आ जाता है जिस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। लोग इस चीज से इतना ज्यादा डर गए थे कि उस स्टेशन में रात के टाइम पे ट्रेन ने रोकना ही बंद कर दिया था। इवन रेलवे के स्टाफ ने भी उस स्टेशन में रात के टाइम पे काम करने से इनकार कर दिया था। धीरे धीरे ये स्टेशन नॉन फंक्शनल होने लगा एंड आगे चल करके इस स्टेशन को पूरे 42 इयर्स के लिए अबैंडन्ड छोड़ दिया गया। कैन यू बिलीव इट? लोगों ने डर के इस पूरे रेलवे स्टेशन को छोड़ दिया एंड रेलवे स्टेशन ज्यादा समय होता 40 साल तक बंद रहा। फिर आगे चल के गवर्नमेंट ने 2009 में इस स्टेशन को रीओपन करा एंड यहाँ पे फिर से ट्रेन चलने लगी एंड गवर्नमेंट ने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि कुछ माइनर टेक्निकल इश्यूज ही थे। बट क्या तुम्हें सही में लगता है कि टेक्निकल इश्यूज के वजह से 40 साल लग जाएंगे, या फिर सही में बेगोनकुदा रेलवे स्टेशन एक हॉन्टेड रेलवे स्टेशन था? हो सकता है भाई, कि हो भी सकता है भाई। 40 ईयर बंद तो हो सकता है भाई। द विलेज ऑफ ट्विंस। आज की हमारी अगली मिस्ट्री है केरला से। केरला के मालापुरम डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव मौजूद है कॉल्ड एज कोडिनी। पहली नजर में ये गांव तुम्हें एक बहुत ही शांत सा, एक ऑर्डिनरी सा गांव लगेगा। चारों तरफ कोकोनट के ट्रीज, सिंपल स्मॉल हाउसेस और काफी ऑर्डिनरी से लोग। इस गांव में तुम्हें कुछ भी अजीब नहीं लगेगा। बट फिर जैसे जैसे इस गांव में तुम थोड़ा ज्यादा समय बिताओगे और आसपास अच्छे से ऑब्जर्व करने लगोगे, तुम्हें इस गांव की रियलिटी थोड़ी ऑफ लगने लगेगी। तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि रियलिटी में कुछ ग्लिच हो रहा है। और भाई तुम बोलना क्या चाह रहे हो? इस गांव में सिर्फ ट्विंस ही भरती है, जहाँ देखो यहाँ ट्विंस। बोलने मतलब तो यही है, जहाँ देखो। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें उस गांव में हर जगह एक जैसे दिखने वाले कई सारे लोग दिखेंगे। एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि कोडिनी विलेज में हर दूसरे घर में तुम्हें एक आइडेंटिकल ट्विन। भाई तुम बोलना क्या चाह रहे हो? मतलब एक समान दिखने वाले बहुत सारे लोग दिखेंगे, मतलब एक से बेसी, से ट्रिपलेट, एक समान बच्चा की एक ही समान 2 बच्चा से, जैसे तुम बोल रहे हो, हमको लग रहा है कि 2 से बेसी हो सकता है, जैसे तुम बोलना चाह रहे हो। देखने को मिलेगा। कोडिनी विलेज को द विलेज ऑफ ट्विंस या फिर द ट्विन टाउन भी कहा जाता है। देखो, ट्विंस का पैदा होना कोई एबनॉर्मल बात नहीं है, बट कोडिनी विलेज में जो ग्लोबल एवरेज बर्थ रेट की जगह पे बहुत सारा 5 से 6 गुना ज्यादा ट्विंस पैदा होते हैं। इस छोटे से गांव में सिर्फ 2000 फैमिलीज रहती हैं और इन फैमिलीज में पूरे 400 से भी ज्यादा ट्विंस तुम्हें मिल जाएंगे। दैट्स क्रेजी। तब ये बात यकीन भी नहीं हो रहा है कि इतने छोटे से गांव में 400 ट्विंस कैसे हो सकता है? कोडिनी विलेज में क्यों होता है, इसके पीछे आज तक कोई जवाब नहीं ढूंढ पाया है। 2016 में कई सारी इंडियन रिसर्च कुछ वायरस केरला यूनिवर्सिटी की हेल्प लेती है। लंदन और जर्मनी से कुछ प्रोफेसर्स को भी बुलाया जाता है और वो लोग साथ मिल करके इस पूरे केस पे रिसर्च करते हैं, बट कोई तरह का वायरस बाहर नहीं आता। इस फिनोमेना के पीछे कोई डेफिनेटिव कॉज बाहर नहीं आता। क्या ये जेनेटिक्स से इंटरलिंक्ड है? क्या ये कोई एनवायरमेंटल फैक्टर या फिर डाइट से इंटरलिंक्ड है? या फिर कोई स्पिरिचुअल गॉड है, कोई सुपरनैचुरल पावर है जिसने इस गांव को श्राप दे रखा है, या फिर कोई वरदान दे रखा है? एक्चुअल रीजन क्या है वो तो किसी को भी नहीं पता, और इस वजह से ये आज के टाइम पे भी बस एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ही है। सच में अनसॉल्व भाई। मेरे ख्याल से ट्विंस का परसेंटेज कुछ होता है 100 में 1 की 100 में 2-3, ऐसी कुछ मेरे ख्याल से होता है। शायद से ऐसे ही होता है कि 1000 में होता है, याद नहीं। तभी 2000 में 400 ट्विंस, ये बहुत ज्यादा क्रेजी नंबर जा चुका है। यही क्रेजी नंबर हो सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही, बस इतना बोलना चाहूंगा। न्यू व्यूअर है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएंगे। अब मेरा चैनल को सपोर्ट करिए, इनके चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक अलग वीडियो या हॉरर रिएक्शन के साथ। टेक केयर।